हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे लेके जाने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमारा पिछला चैप्टर था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तक हमने क्या सीखा है? वी हैव बेसिकली लर्नड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है ना, हम उसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे। और आज जो अपना टॉपिक है दैट इज रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। Rutherford's alpha scattering experiment। ठीक है, so let us start the today's session। आज का हम सेशन ये जो है स्टार्ट कर लेते हैं। See, today's session जो है, what is it? Today's session is Rutherford's alpha scattering experiment। देखो, रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज सिंपली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। एंड इसमें किया क्या गया था? alpha particles were bombarded on a thin sheet of gold। ये गोल्ड का थिन शीट इतना थिन था कि इसका क्रॉस सेक्शन दिखता भी नहीं था। जैसे ये मान लो पेपर का है क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन को आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा नहीं। तो ये इतना थिक था, मतलब थिन था कि क्रॉस सेक्शन दिखता नहीं था। ठीक है ना? तो अब देखो, व्हाई वाज गोल्ड चोजन? गोल्ड वाज चोजन because of the following reasons। देखो, पहला रीजन क्या है कि गोल्ड इज हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब क्या? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना, एंड इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। गोल्ड इज हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, पहला रीजन है। ठीक है। दूसरा जो रीजन है यहाँ पे वो ये है कि गोल्ड इज अ नोबल मेटल। ये जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इट हैज वेरी पुअर रिएक्टिविटी। तो रुदरफोर्ड ने किया क्या था? अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था थिन शीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर। अब इसको देखने के लिए एक एग्जांपल जो है वो हम लोग देखने वाले हैं अपने स्लाइड में। देखो, ये अपना, जैसे मान लो दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और ये पीछे जो है ये सर्कुलर फ्लोरेसेंस स्क्रीन है। मतलब चार्ज पार्टिकल जब भी इसके ऊपर आएगा तो ये स्क्रीन जो है इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बना करके रुदरफोर्ड ने किया क्या था? रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किए थे इस थिन गोल्ड के फॉइल के ऊपर, है ना। तो उसने क्या देखा? ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के फॉइल के पास गई और वो सारे पार्टिकल्स दूसरी तरफ जा रहे थे, जाकर के सर्कुलर स्क्रीन पे, मतलब सर्कुलर फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे जाके टकरा रहे थे। तो देखो, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ये पार्टिकल जो है वो स्क्रीन पे जा करके सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, बट ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड, बिना कोई डिफ्लेक्शन के जा रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि बीच में ये गोल्ड का फॉइल जो है वो है ही नहीं, बिकॉज ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो तो बिना कोई डिफ्लेक्शन के जा रहे थे। ठीक है ना? तो ऐसा लग रहा था कि बीच में जो गोल्ड का फॉइल है वो है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। तो ऐसा लग रहा था कि बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। थोड़े से बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं, जैसे बोल सकते हैं 1/1000, दे वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। 1/1000 पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड 1/1 लाख, बहुत कम, ये ऑब्ट्यूज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन था रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का।
कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया तो ज्यादातर पार्टिकल्स जो है बिना कोई डिफ्लेक्शन के चले गए, और ऐसा लगा कि ऐसा बीच में कोई गोल्ड फॉइल है ही नहीं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स बोल सकते हो, 1/1000 जो है दे वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स, लेट्स से 1/1 लाख, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ये था रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकाले गए। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर पार्टिकल बिना कोई डिफ्लेक्शन के चले गए। दूसरा क्या था, फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं दे वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स very few particles were deflected by obtuse angles। देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स। जैसे लेट अस से दिस इज योर गोल्ड फॉइल, दिस इज योर AU फॉइल, एंड बिहाइंड दिस यू हैव दिस फ्लोरेसेंस स्क्रीन। अब जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे बम्बार्ड किया गया, और ये एक ऐसा डिफ्लेक्शन थीटा लेकर के गया। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा पार्टिकल जो बम्बार्ड किया गया, लेट से कुछ ऐसे बम्बार्ड किया गया। ठीक है, और ये कुछ ऐसे लेकर के निकला, तो इसका डिफ्लेक्शन का एंगल ये होगा क्योंकि इसका ये प्रोड्यूस्ड रे है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस्ड रे हैं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो रिपेल करेंगे। मतलब ये तो पॉसिबल है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। अब ये 90 डिग्री के ऊपर होगा ना, जैसे मान लो यहाँ बम्बार्डिंग किया तो 90 डिग्री पे तो इस पाथ से आएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये वापस आएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल में। ठीक है, समझने लायक बात ये भी है कि एक साथ दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली स्ट्राइक नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये एक रे है, ठीक है, तो ये इस लाइन से नहीं जा सकता या फिर इसको काट नहीं सकता है साइमल्टेनियसली, बिकॉज ये दोनों रिपेल करेंगे तो अलग अलग पाथ में चले जाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान देनी है बात। देखो मतलब फिर से इसको तो यदि मैं बना करके समझाऊं तुम्हें, ठीक है, तो ये तो इसका ये था 90 डिग्री पे इस लाइन पे आ जाएगा, 190 से ज्यादा पे ये वापस आने लगेगा। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, तो अब ये आएगा तो इसके साथ नहीं आएगा, मतलब ये अलग ही पाथ में जाएगा। या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा आए, ठीक है, कोई ऐसे आए और इनको काट के हुए चला जाए, बिकॉज ये अल्फा पार्टिकल्स रिपेल करते हैं ना साइमल्टेनियसली, तीन रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करने लगेंगे, तो ये इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं पॉसिबल है। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इंटरसेक्शन ऑफ deflected rays is not allowed। intersection of deflected, just a minute, is not possible। जो इंटरसेक्शन है डिफ्लेक्टेड रेज का वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन जो है वो डिफ्लेक्टेड रेज का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना, इसलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब वापस आने का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा तो वापस आ जाएगा। ये वाली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इससे कंक्लूजन्स क्या निकाले गए, लेट अस सी दैट।
कंक्लूजन्स ये निकाले गए कि मोस्ट ऑफ द एटम consists of most of the atom consists of empty space। ज्यादातर जो एटम है उसमें बस खाली जगह है और कुछ नहीं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। the entire charge, the entire positive charge and the mass is concentrated in a very small region called nucleus। देखो जो इंटायर चार्ज होता है और जो इंटायर मास होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा चार्ज और पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, गोल्ड फॉइल। देखो हम ऐसे इसको समझे तो बहुत सारे, जैसे ये एटम है बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, ये एटम है बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, ये एटम है। तो अब देखो जब अल्फा पार्टिकल से ऐसे जा रहा था कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, बट यदि ये न्यूक्लियस के नजदीक से जा रहा था तो डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो अब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद वहां से नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका मास भी ज्यादा है। और यदि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, तभी रिपेल कर रहा है। तो आप देखो अल्फा चार्ज पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तभी मतलब अभी नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर लेता, अब ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि स्ट्रांगली रिपेल कर रहा था। ठीक है, जब न्यूक्लियस के पास जा रहा था तो ये स्ट्रांगली रिपेल कर रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो रुदरफोर्ड की डिस्कवरी थी प्राइमरी, इट वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसने क्या बताया, इट इज सिंपली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था। उसने ये बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में इंटायर मास और इंटायर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। हम ऐसा क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फेंक रहा था, उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था अपनी तरफ, उसको दूर भगा रहा था। ठीक है ना, द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। अब देखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स तो बिना डिफ्लेक्शन के आ रहे थे as compared to the size of atom। और अप्रोक्सीमेटली तुम यदि देखो तो ये काफी छोटा हो जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, बट 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा। जैसे एक मान लो एक फुटबॉल का ग्राउंड है, तो उसमें यदि फुटबॉल का ग्राउंड एटम है तो फुटबॉल न्यूक्लियस होगा इतना छोटा। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है ना, न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। और यदि हम रेडियस की बात करें तो रेडियस न्यूक्लियस का होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस का ऑर्डर जो होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर जो होता है, इसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻15 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो ये ऑर्डर होता है 10⁻10 मीटर। तो आई होप ये बात जो है आपको समझ में आई होगी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस और मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम के ऊपर बात अपन किस तरह से कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो व्हाट हैव वी बेसिकली लर्नड, आज हमने क्या क्या सीखा है। आज मतलब इसमें केस में यही सीखा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एन एम्प्टी स्पेस and the entire positive charge and the entire mass is concentrated in a very small region and the region is known as nucleus। ठीक है, और वो न्यूक्लियस का साइज जो है it is very small as compared to the size of atom। अब देखो एक और चीज हमें समझनी है और वो क्या है, that is distance of closest approach। distance of closest approach, distance of closest approach। अब ये क्या चीज है, देखो एक्चुअली क्या होता है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 and their distance of separation let's say is r।
तो इनको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब जिसका डायमेंशन कुछ ना हो, और यदि ऐसा ही बोल सकते हैं, यदि चार्ज का साइज बहुत छोटा है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफी ज्यादा है तो वो पॉइंट की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, चार्ज का साइज जो है वो काफी छोटा है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफी बड़ा है तो वो पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। तो इन पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो लिखते हैं क्या, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जितना ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आता है F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज 9 × 10⁹। डायमेंशनली देखो तो ये न्यूटन है और ये चला जाएगा इधर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इधर कूलम है 2 बार तो कूलम स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है चार्ज का उसको हम लिखते हैं K Q1 Q2/R। अभी बेसिक तुम यही समझ सकते हो कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क डन, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तुम इसको यहाँ पे h हाइट पे लेके जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया mgh, वही वर्क डन है। तो यदि इनिशियल 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। तो सिंपल टर्म्स में बोले एकदम आसान भाषा में, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस r। तो ये r स्क्वायर इंटू r, ये r आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R। के यहाँ पे अभी भी वही है। अब देखो हम इन सारी चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, देखो होता क्या है, लेट अस सी अप फर्स्ट। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का है, तो तुम खुद सोचो जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होता जाएगा तो ये इन दोनों के बीच की रिपल्सिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक टाइम पे क्या आएगा, ये अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाएगा किसी दूसरे डायरेक्शन में। ये अल्फा पार्टिकल जो है वो रिपेल हो जाएगा किसी दूसरे डायरेक्शन में। तो इसी तरह यदि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो जाएंगे इसमें, तो ये बेसिकली होगा क्या है, सबको रिपेल करने लगेगा एक डिस्टेंस पे। ठीक है, ये सबको क्या करेगा, एक डिस्टेंस पे रिपेल करने लगेगा। तो ये R क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस गया अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास। ये कभी बेसिक समझने की बात ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कभी भी न्यूक्लियस को स्ट्राइक नहीं कर सकता है। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कभी भी न्यूक्लियस को स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यदि कम करोगे तो क्या होगा, इनके बीच का रिपल्शन बढ़ने लगेगा, और जब इनका डिस्टेंस r 0 हो जाएगा तो इनके बीच का फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा एज पर कूलम्ब्स लॉ। इनका बीच का फोर्स क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट एज पर कूलम्ब्स लॉ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक पॉइंट के बाद उनके बीच की फोर्स जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, उनके बीच की फोर्स हो जाएगी क्या, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट फोर्स हो जाएगी, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि इनफाइनाइट फोर्स में तो रहेंगे नहीं कभी नजदीक। तो इसलिए हम सीधा सा डिफाइन क्या करते हैं कि कभी भी इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो जो एक सर्टेन डिस्टेंस बनेगी जो हो जाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच की। जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। आई होप इट इज क्लियर। और ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, दिस इज प्रोबेबल, या फिर ऐसा बोल सकते हो मोस्ट प्रोबेबल न्यूक्लियस। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल न्यूक्लियस, बिकॉज हम एग्जैक्टली उसके करीब नहीं जा पा रहे हैं, बट हाँ हम ये बता पा रहे हैं कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक करीब जा रहा है। इसका मतलब यही हो गया क्या, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल न्यूक्लियस। आई होप गाइस ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने सीखा कि न्यूक्लियस जो है वो कभी टच नहीं करेगा इसको, मतलब अल्फा पार्टिकल कभी भी न्यूक्लियस को टच नहीं करेगा। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट,
अब इसके बाद क्या आता है, सी समझने की यदि हम कोशिश करें तो अब होगा क्या, इस पॉइंट पे मान लो इन दोनों का कुछ इंटरेक्शन था नहीं, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इसको फेंका जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है अल्फा पार्टिकल की, देखो हम क्या करने वाले हैं, इनिशियल एनर्जी जो होगा अल्फा पार्टिकल के पास, इनिशियल एनर्जी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हाफ mv²। ठीक है, अब जैसे मान लो बॉल को आसमान में फेंकोगे, तो बॉल की तुमने काइनेटिक एनर्जी से बॉल को ऊपर फेंका, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे थी, तुमने इसको ऊपर फेंका तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए ऊपर नहीं जा रहा, तो वहां पे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वापस वो नीचे गिरेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली जैसे ये मान लो अल्फा पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल जो है इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो अब ये रुक जाएगा एक तरह से, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये रुक गया बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तुम एक स्प्रिंग की तरफ लेट से, तुम सपोज ये एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है या फिर हवा में है, जैसे भी हवा में मान लेते हैं, तुमने एक बॉल को इसकी तरफ फेंका तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो बॉल भी रुक गया स्प्रिंग भी रुक गया, इसका मतलब बॉल की काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। उसी तरह से जब यहाँ पे रुक जाएगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो रिपल्सिव एनर्जी है उसके बराबर हो गई। ठीक है, तो अब फाइनल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, k q1 q2 by r। ठीक है, अब यदि हम अल्फा पार्टिकल को q1 बोले तो इसके ऊपर चार्ज +2e है, और इसको यदि हम q2 बोले तो इसके पास z प्रोटॉन है, तो इसका चार्ज हम लिख सकते हैं Ze। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल बराबर होने चाहिए ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, k 2e into Ze upon r is equal to half mv²। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4kZe², 4kZe², आई होप इट इज क्लियर, अपॉन mv² इज इक्वल टू r, और यहाँ पे r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे हमें क्या मिला, r मिला, एंड r हम बोल सकते हैं क्या है यहाँ पे, r d इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये सबसे जो नजदीक जा सकता था वो डिस्टेंस है। दिस इज 4kZe² अपॉन mv²। देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर बोल सकते हैं हम क्या, कि ज्यादातर केसेस में यहाँ पे 4ke² और m तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो वेरिएबल टर्म्स क्या हैं, द वेरिएबल टर्म्स आर z और दूसरा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन v²। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम समझने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है, इनिशियली अल्फा पार्टिकल के पास क्या था, इनिशियली अल्फा पार्टिकल के पास थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, बाद में वो रुक गया अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, यदि वो न्यूक्लियस के पास रुक गया आकर के तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमने क्या किया, इनिशियली हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट करने से हमारे पास रिलेशन मिलता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, क्या मिलता है वो 4kZe² अपॉन mv अल्फा, 4kZe² अपॉन mv², यानी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन z, मतलब z अपॉन v²। अब खुद सोचो, यदि z ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना, यदि z ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को ज्यादा दूर फेंकेगा और नजदीक नहीं आने देगा, तो डिस्टेंस बड़ा ही होगा, और तुम ज्यादा तेजी से फेंकोगे तो ज्यादा नजदीक जाएगा तो डिस्टेंस कम होगा, तो ये उसके हिसाब से आ ही रहा है। और हम ऐसा बोल सकते हैं
मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर डी होना क्या चाहिए? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर डी के लिए क्या होना चाहिए? ये आर, ये होना क्या चाहिए? दिस डिस्टेंस आर शुड बी मिनिमम, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा, आर डी विल बी मिनिमम, आर डी विल बी मिनिमम व्हेन, आर डी कब मिनिमम होगा? जब हम बोल सकते हैं सी मिनिमम करना है हमें ना, तो मिनिमम तो हमें तब करना होगा जब z मिनिमम हो, तब r मिनिमम होगा, और v मैक्सिमम हो, यानी लो एटॉमिक नंबर और हाई वेलोसिटी, कम रिपेल करेगा और ज्यादा नजदीक आएगा। तो जब z मिनिमम हो और वेलोसिटी ज्यादा हो, तो रेडियस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सबसे ज्यादा आएगा। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, है ना? तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक काम यही है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें इक्वेट करना है। आई होप गाइज ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? तो बेसिक चीज तो यही है, आई होप इट इज क्लियर। फाइन, तो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी निकाल लिया गया है। अब हमें करना क्या है? देयर इज वन मोर थिंग। देखो हम लोग कंक्लूजन्स पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि एटम काफी बड़ा है और न्यूक्लियस काफी छोटा है, ठीक है? तो और न्यूक्लियस काफी छोटे रीजन में रहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना? तो व्हाट कम्स नेक्स्ट? अब देखो रूदरफोर्ड ने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला। रूदरफोर्ड कैलकुलेटेड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर वेरियस एलिमेंट्स, या फिर फॉर वेरियस न्यूक्लियाई, बहुत सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के लिए निकाला। और उसने एक रिलेशन लिखा। वो रिलेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ नंबर आ रहे हैं, तो नंबर कुछ इस तरह के हैं, जैसे मान लो आ रहा है 0, आ रहा है 3, आ रहा है 8, 15। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिला? ये मिल गया 1 स्क्वायर माइनस 1। ये क्या मिला? 2 स्क्वायर माइनस 1। ये क्या मिला? 3 स्क्वायर माइनस 1। ये क्या मिला? 4 स्क्वायर माइनस 1। तो तुम यहाँ पे n क्या लिख सकते हो? n स्क्वायर माइनस 1। तो उसी तरह से उसने एक बहुत सारे रेडियस उसको मिल रहे थे, R1 R2 इस तरह से। तो उसने एक रेडियस का क्या पैटर्न बनाया? R इज इक्वल टू आर नॉट की पावर a/3। R इज इक्वल टू आर नॉट की पावर a/3। यहाँ पे R क्या है? R इज रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर a। R is radius of any nuclei having mass number a, और R नॉट क्या है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो उसने एक रिलेशन बनाया, क्या? कि R इज इक्वल टू आर नॉट की पावर a/3, ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने बहुत सारे न्यूक्लियस अलग अलग एलिमेंट्स को के देखे, और उसने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, ठीक है? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और उसने एक रिलेशन बनाया कि R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इससे क्या पता चला? उससे वो बहुत सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के रेडियस बता सकता था, ठीक है? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, ये आपको एक्चुअली इसको नोट करते रहना है। वो पीडीएफ जो अपलोड करते हैं दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, प्लीज कीप इन माइंड। क्या आप अभी नोट कर लीजिए इस चीज को, है ना?
तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए निकाला गया तो रेडियस जो है न्यूक्लियस का रदरफोर्ड बता पाया। तो ये काफी सिग्निफिकेंट बात थी। न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने सिर्फ डिस्कवर नहीं किया, उसका रेडियस भी निकाला और उस रेडियस का पैटर्न भी आइडेंटिफाई किया। अब जैसे इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियाई, सॉरी न्यूक्लियर रेडियाई हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर रेडियाई एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम for two elements having mass numbers in the ratio 1:27। ठीक है, तो R1 by R2 R0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/27 की पावर 1/3। तो ये R1 by R2 क्या आएगा, ये आएगा 1/3। ठीक है, और बोला गया कि वॉल्यूम भी निकालिए, वॉल्यूम का रेशियो भी निकालिए। तो वॉल्यूम का रेशियो यदि हमें निकालना है, वॉल्यूम रेशियो, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3। यदि V1 डिफाइन करें तो पाई R1 क्यूब, और V2 डिफाइन करें तो 4/3 पाई R2 क्यूब। तो हमें क्या मिलेगा, V1/V2 मिल जाएगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। और R1 क्या है, 4/3 पाई, R1 है R0 a की पावर 1/3। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 4/3 पाई R0 a1 की पावर 1/3 का होल 3, 4/3 पाई R0 a2 की पावर 1/3 का होल 3। तो ये क्या आएगा, R0 क्यूब a1 अपॉन R0 क्यूब a2, है ना। तो ये V1 अपॉन V2 का क्या रेशियो आएगा, V1/V2 का रेशियो आया A1:A2, यानी 1:27। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V0 A, डायरेक्टली लिख रहा है मैंने। V0 को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है उसकी वॉल्यूम की बात है। ठीक है ना। अच्छा, नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट इसी के लिए द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। तो देखो, डेंसिटी d1/d2 क्या आएगा, m1 by v1 डिवाइडेड बाई m2 by v2। तो ये आएगा m1 by m2 इंटू v2 by v1, m1 by m2 अपॉन v2 by v1। तो अब देखो, v1 तो a के प्रोपोर्शनल है, m1 by m2 इज 1/27 एंड v2 by v1 देखा था हमने यहाँ पर, v1 by v2 कितना आया था, v1 by v2 आया था a1 by a2। तो ये आएगा क्या, a2 by a1। तो a2 by a1 क्या है 27, और ये 27/1, तो ये आएगा 1। यानी कि d1/d2 इज इक्वल टू 1, यानी कि d1/d2 इज इक्वल टू, d1/d2 हमें क्या मिला, m1 by यानी a1/a2 इंटू हमेशा हमें मिल रहा है a2/a1, यानी ये हमेशा 1 आ रहा है, यानी d1 इज इक्वल टू d2 irrespective of a1 and a2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, d1 इज इक्वल टू d2 irrespective of a1 and a2।
ठीक है, d1 by d2 इज इक्वल टू 1, यानी d1 इज इक्वल टू d2 इररिस्पेक्टिव ऑफ a1 एंड a2। अब देखो ये बड़ी खतरनाक बात है, तुम्हें ये कोई खास शायद ना लग रही हो, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहले उसने ये बताया कि r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। फिर उसने बोला हमने देखा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट ए की पावर वी नॉट इंटू ए। दूसरी चीज क्या है जो हमें ध्यान देनी है कि d1 इज इक्वल टू d2 इररिस्पेक्टिव ऑफ a1 एंड a2, यानी a1 a2 की कोई भी वैल्यू लें तो d1 और d2 सेम आता है, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी is constant for all the elements and it is independent of a and z। it is independent of a and z। इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी सबका सेम है, हर एलिमेंट का, कुछ भी a ले ले, कुछ भी a1 ले ले, कुछ भी a2 ले ले, d1 by d2 1 ही आ रहा है, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी का a1 और a2 पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कोई खास असर पड़ता नहीं है, यानी हर एलिमेंट्स की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होने वाली है ना। यानी इससे ये पता चला कि हर एलिमेंट का न्यूक्लियस सेम मटेरियल का बना हुआ है और वो जो न्यूक्लियस है वो रिएक्ट भी कर सकता है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री चालू हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटम बम बनने लग गए, तो बहुत सिग्निफिकेंट था। न्यूक्लियस के बारे में रुदरफोर्ड ने क्या क्या बताया, उसके ऊपर चार्ज क्या है और मास क्या है, मतलब इंटायर चार्ज और इंटायर मास है, ठीक है। उसका रेडियस के लिए फॉर्मूला बताया, उसने उसका वॉल्यूम बताया, ठीक है, उसको कंपेयर किया, उसने उसकी डेंसिटी बताई, राइट, कि सारा न्यूक्लियस का जो है डेंसिटी सेम है, इसका मतलब न्यूक्लियस हर एलिमेंट का सेम मटेरियल का बना है, इसका मतलब न्यूक्लियस ऑफ एवरी एलिमेंट is made up of same material, सेम मटेरियल, और उसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो था वो रुदरफोर्ड ने किया था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हो काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रभावशाली एक्सपेरिमेंट था जो कि काफी सक्सेसफुल रिजल्ट दिया। उसने देखा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस रिएक्ट करने लग गया, लोग एटम बम बनाने लगे। तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है न्यूक्लियस के बारे में काफी कुछ बताया, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल दैट इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो अब व्हाट कम्स नेक्स्ट, यहां तक तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसने कुछ मॉडल दिया होगा, वो मॉडल ऑफ एटम क्या है। देखो वो बड़ा प्लैनेट टाइप मॉडल दिया, उसने बताया न्यूक्लियस सेंटर पे है, जो कि वो प्रूव कर ही चुका था, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके आसपास घूमता है। तो उसने बताया कि प्लैनेटरी मॉडल बताया, ठीक है, जिसमें उसने क्या बताया, उसने बताया कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। उसने बोला कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus and electrons revolve around the nucleus in circular orbits। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। तो देखो सर्कुलर ऑर्बिट में दो चीजें होती हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि जैसे तुम एक रस्सी पकड़ो, टेक अ स्ट्रिंग, उसके एंड पे पत्थर लो और यहाँ से तुम इसको घुमाना चालू करो, तो तुम घुमा रहे हो पत्थर को, तो द फोर्स विच इज जनरेटेड बाय यू, जैसे तुम इस पत्थर को सेंटर पकड़ के घुमा रहे थे, दिस इज द स्टोन एंड दिस इज द थ्रेड। तो यहाँ जो तुमने सेंटर से, द फोर्स जनरेटेड फ्रॉम द सेंटर, फोर्स जनरेटेड फ्रॉम सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज जनरेटेड फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द सेंटर सीकिंग फोर्स। अब देखो इसका एक रिएक्शन पेयर होता है, जैसे इसको पत्थर को यहाँ पर छोड़ देगा ये बंदा, तो इधर चला जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ता है तो ये इधर जाएगा। तो अब ऐसे भी देखो तुम क्या होता है, जब तुम गाड़ी लेट से गाड़ी में बैठे होते हो और एक
कर्व आता है, मतलब एक लेट से मोड़ आता है, गाड़ी इस तरह की है सर्कुलर, तो तुम यहाँ पर देखोगे तुम्हें आउटर पेरिफेरी की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये है एक्शन पेयर ऑफ सेंट्रीपिटल। एक्शन पेयर आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसको डिटेल में, हमें थोड़ा सा जरूरत था इसलिए हमने बताया। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल इज सेंटर सीकिंग फोर्स। तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कैसे की गई, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो अब जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन provides the centripetal force, provides the centripetal force required for circular motion, required for circular motion। देखो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास घूमते हैं, तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके वजह से प्लैनेट्स घूम पाते हैं, तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करता है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों के जो मास है वो काफी कम है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो किसके किसके बीच में है, जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो देखो रुदरफोर्ड ने एक प्लानिटरी मॉडल बताया जिसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन की। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक स्यूडो फोर्स बोलते हैं उसको, फॉल्स फोर्स जो एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो ठीक है, इस तरह से रुदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो बताया एटम का। देखो इसमें कुछ दिक्कतें थी, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से सही नहीं था, बट हाँ न्यूक्लियस के बारे में उसने जितनी भी बात बताई वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट जो किया उससे न्यूक्लियस का पता चला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस का चार्ज, मास, रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी सब बता दिया उसने, जो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में जितनी बात बताई वो बहुत सिग्निफिकेंट थी, ठीक है। अब जो उसने मॉडल बताया एटम का ये किसी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड नहीं था, वो उसके दिमाग की उपज थी, तो ये तो पूरी तरह से सही नहीं था, बट जो उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगे आने वाले क्लास जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या थे और इस थ्योरी में क्या कमियां थी। जैसे ये देखो ये थ्योरी परफेक्ट होता तो चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता, बट ये चैप्टर अपना काफी लंबा चलने वाला है, तो इसका मतलब ये थ्योरी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, और ये जो मॉडल ऑफ एटम है वो सही नहीं था, इसके आगे भी आने वाला है, ये इसके लिमिटेशंस है। और बट इसने सिग्निफिकेंट बात क्या बताई, इसने बताई कि न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, मास, रेडियस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इसके लिमिटेशंस देखेंगे और आगे की चीजें जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।